हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी को आवाज़ हिंद चैनल में मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ैस दिल से आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी जो मौजूदा हालात है पूरे विश्व का, उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश को भी प्रभावित होता है। हमारे विदेश नीति, हमारी कूटनीति, हर चीज़ उसमें प्रभावित होता है। हाल के घटनाक्रमों को हम देखें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक कहावत है, अमेरिका किसी का सगा नहीं होता, वो सिर्फ अपने हित के लिए ही काम करता है। चाहे कोई भी वहाँ के रिपब्लिकन के राष्ट्रपति हो या डेमोक्रेसी के, उनका विदेश नीति, कूटनीति लगभग एक ही जैसे होते हैं। वो पहले अपने स्वार्थ देखते हैं, उस हिसाब से रिश्ते रखते हैं। यही कारण है कि भारत के साथ अमेरिका ने बहुत बार कोशिश किया, पर हमेशा भारत के साथ रिश्ता उसका अच्छा हो नहीं पाया है। इसमें एक कारण ये भी है, अविश्वास। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लताड़ा और उन्होंने आर्थिक सहायता भी अभी बंद कर दिया है और सैन्य सहायता भी। हालांकि इसमें अमेरिका का कोई दोष नहीं है। जेलेंस्की का जिद्दीपन उसको ले डूबेगा। वो यूरोप के चक्रव्यूह में ऐसे फंस गया है जैसे अभिमन्यु ने महाभारत में गुरु द्रोण के द्वारा रचाया हुआ चक्रव्यूह में फंस गया था। उसी तरह आज जेलेंस्की भी फंस गया है चक्रव्यूह में। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस या बाकी यूरोप के देश रूस से चुपके तेल तो खरीद रहे हैं और इधर रूस और यूक्रेन में युद्ध को भड़का भी रहे हैं। दोस्तों, यूरोप या नाटो, उनके जो संगठन है, कभी उन्होंने भारत को हित नहीं देखा। उन्होंने केवल अपने फ़ायदे के लिए भारत का इस्तेमाल किया, जबकि सच्चा दोस्त तो हम लोग का मतलब क्या बोलें, बेशक फ्रांस है, अभी हो रहा है, जर्मनी भी कुछ मदद दे रहा है, इटली के साथ भी रिश्ता सुधरा है, ब्रिटेन के साथ भी। पर सबसे बड़ा सच्चा दोस्त हम लोग का रूस है। वो हमें 5वीं पीढ़ी का जेट फाइटर देना चाहता है, Su-57, जिसे भारत को खरीदना चाहिए, क्योंकि भारत का जो अमेरिका प्रोजेक्ट बहुत विलम्ब हो रहा है और वो बनेगा तो 10-15 साल लगेगा। तो ऐसे में चीन के साथ जो बैलेंस है, हमें वायुसेना के मामले में हम जो कमज़ोर हो गए हैं, उसको मिनिमम 36 पीस खरीदने से भी भारत कुछ हद तक वायुसेना मामले में भी चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि मोदी जी ने हमेशा शांति का ध्वज लेकर के पूरे विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम का नारा लगा रहे हैं। पर मैं उनको भी एक सलाह देना चाहता हूं, एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते, कहीं ना कहीं मोदी जी के चूक के कारण ही बांग्लादेश में हमारे लाखों हिंदू भाइयों ने अपने जान गंवाए हैं, उनके घर जलाए गए हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे खुफिया विभाग की लापरवाही कहा जाए। कश्मीर में वो तो खैर जो हुआ उस टाइम तो कांग्रेस सरकार था, पर बांग्लादेश में भी जो घटना घटा हिंदुओं के साथ, भारत यदि पहले से ही एक्टिव होता
तो ये सब ना होता, मैं ऐसा समझता हूँ। भारत अपने आप को एक कमज़ोर देश अभी भी समझ रहा है, पर भारत सुपर पावर बन चुका है। यहाँ के लोगों को समझना होगा। जिस तरह हनुमान जी काफ़ी बलशाली थे, पर उनको पता ही नहीं था उनका पावर कितना है। जब उसको जाम्बवान जी ने बोले कि हे पवन पुत्र, आप क्यों चिंतित हैं, आप ही एक ऐसे हैं जो लंका एक ही छलांग में उड़ सकते हैं और वो सब काम कर सकते हैं जो प्रभु सिया राम चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत धीरे धीरे इतना सुपर पावर हो गया, फिर भी हमारे जो नीति नियंता हो या हमारे नेता हो, कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही, इनके सोच, गुलाम की मानसिकता, विदेशियों के प्रति ज़्यादा झुकाव, यही कारण है। भारत को अपना क्या बोलूँ, अपना खुद का एक मजबूत विदेश नीति, कूटनीति अपने हित के हिसाब से बनाए। जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसको वैसा ही किया जाए। अब देखिए ना, बांग्लादेश ने जब से हसीना सरकार गई, तब से वो भारत का विकल्प खोज रहा था। कभी चीन के नज़दीक जा रहा था, कभी पाकिस्तान को बड़े भाई कह रहा था, कभी तुर्की के साथ। पर क्या हुआ, आखिर घूम फिर करके अभी आया ना इंडिया के पास। अब कहने लगे कि भारत से अच्छा हम लोग का कोई मित्र नहीं है, भारत से साथ हमारा अच्छे रिश्ते थे, हैं और हमेशा रहेगा। क्यों? उतना दिन तक समझ में नहीं आया था। जब यहाँ से पूरी तरह राशन पानी बंद कर दिया जाए और गंगा नदी का पानी को भी यदि रोक दिया जाए, जो संधि हुआ है ना आपको साथ 26 साल या 30 साल पहले गंगा नदी के साथ जो बांग्लादेश और भारत के बीच में, उस नदी का पानी को भी भारत मोड़ सकता है। तो बांग्लादेश का हालत क्या होगा? चारों तरफ से तो आप घिर चुके हैं भारत से, फिर इतना उटपटांग क्यों? खैर, भारत ने सोचा होगा कि चलिए अभी मोदी जी खामोश से देख रहे हैं वहाँ के हालत, पर कहीं ना कहीं मैं इनसे मोदी सरकार की एक नाकामयाबी कहूँगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में भी भाजपा आ गया और उड़ीसा में भी, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक वादे जो भाजपा सरकार ने दिल्ली में किया है वो पूरा कब करेगा ये तो खैर रेखा गुप्ता जी ही जानेंगे। पर यहाँ जो मांझी सरकार है, मुझे लगता है वो एक रबर स्टाम्प बन के रह गए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उड़ीसा में भी अपराध धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऑफलाइन लूट, ऑनलाइन लूट बढ़ रहा है, पर मांझी सरकार खामोश है। सुभद्रा योजना कब वो पूरा देंगे सबको? बिजली बिल भी माफ़ करेंगे बोले थे 300 यूनिट का, वो भी क्या हो रहा है पता नहीं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों की कमियों को हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के आवाज़ उठाते हैं, पर अपने ही पार्टियों के कमजोरियों को भी कहने का दम है मुझ में। रमेश जगदीश बड़ाई, जी हाँ, हेमंत सोरेन सरकार से भी वहाँ झारखंड में जो आदिवासी नेता है उसने भी बड़े बड़े वादे तो कर दिए, पर अमल कितने कर रहे हैं? आज सांताल परगना के कई ऐसे जगह है जहाँ पर बांग्लादेशी भर गए हैं, रोहिंग्या भर गए हैं और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को परेशान कर रहे हैं। शिवरात्रि मेला में जो घटना घटा, जो स्पीकर को लेकर के, ये हुड़दंगकारियों को आप सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या मजबूरी है आपका हेमंत जी? क्यों दे नहीं पा रहे हैं? किसी को भी वादा करने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि हम दे पाएंगे या नहीं। आप सिर्फ सत्ता के लोभ ही है। आप तो झूठ के मामले में केजरीवाल को भी पछाड़ दिए हैं। यदि एक जगह केजरीवाल, ममता बनर्जी और आपको बैठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप ही नंबर 1 होंगे। आदिवासियों को गैर आदिवासियों ने नहीं ठगा, आदिवासी लीडरों ने ही लूटा है आदिवासियों को। गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा, ऐसा एक डायलॉग है ना। सच कहूँ तो
झारखंड बनने के बाद आदिवासियों का कितना विकास हुआ है, आर्थिक विकास। थोड़ा समझिए, गैर आदिवासी लोग रांची में भर जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, आलीशान महलों में रह रहे हैं, और आज भी आदिवासी लोग वो भी इंदिरा आवास के एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर हैं। अपने ही देश में बेरोजगार, अपने ही राज्य में बेरोजगार और पलायन के लिए मजबूर हैं। फिर मैं आता हूँ उड़ीसा तरफ, क्योंकि उड़ीसा भी हम लोग का ही है। जहाँ एक तरफ झारखंड हम लोग का गांव है, तो उड़ीसा में हम पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, यहीं पर रहते हैं। अपने लाइफ का 70% ज़िंदगी यहीं पर गुजार रहा हूँ मैं। तो यहाँ के सरकारों से भी निवेदन है, ये नया नया गाइडलाइन मत निकालिए कि गांव के 10,000 इनकम करने वालों को आप राशन कार्ड नहीं देंगे, शहर के 15,000 इनकम करने वालों को राशन कार्ड नहीं देंगे। ये सब फालतूबाजी है। मिनिमम जिसका तनख्वाह चाहे गांव का हो या शहर का 25,000 से कम है, उसे आपको राशन कार्ड देना ही होगा। अरे फ्री में कौन बोल रहा है जी, पैसा ही थोड़ा लीजिए ना, 2, 4, 5 रुपया पर राशन कार्ड आप क्यों काटेंगे? क्यों 300 यूनिट बिजली बिल क्यों आप बोले थे, जब देना ही नहीं था तो? जय हिंद।